ब्राह्मणों को सबसे पहले इस गिल्ट फैक्टर से निकलना चाहिए कि उन्होंने किसी के साथ अत्याचार किया या उनके पूर्वजों ने किसी के साथ अत्याचार किया। पहले तो उनको खुद के लिए बोलना स्टार्ट करना चाहिए कि उन्हें समझना चाहिए कि अभी भी उनके ऊपर अटैक क्यों हो रहा है। क्योंकि उनको पता है, अगर वो अगर हमारे धर्म को अगर वीक करना है, तो अगर आप ब्राह्मणों को ही हटा दें या उनको अप्रेसर दिखा दें या उनके बच्चों में ये डाल दें, क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार ब्राह्मण ही आपको ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनको शुरू से बताया जा रहा है कि भाई आपने अत्याचार किया, जबकि कोई ऐसा डेटा नहीं है जो इसको प्रूव कर सके कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो जाति आधारित जनगणना कोई रिजर्वेशन के लिए नहीं हो रही है। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है, ये जॉब वाला नहीं बोल रहा मैं, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, आपकी सीट को कम, आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को कम करने के लिए, आपके रिप्रेजेंटेशन को और कम करने के लिए, कि आप फाइट ही नहीं कर सकते हो। मैं आज मतलब संगठन टॉप्स को मैं जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस पे बोलने के लिए बुलाया, क्योंकि ये ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पे कोई भी नहीं बोलना चाहता और चर्चा तो कोई करना नहीं चाहता किसी के साथ जुड़ के, खास तौर पे मेरे साथ जुड़ के। तो ये मेरे को आइडिया आया था जब क्योंकि मैंने मास्टर्स और बैचलर्स दोनों ड्यू से की है जर्नलिज्म में। और जब मैं बैचलर्स कर रहा था तब से ही मैं एक ऐसे केसेस को जो है फ़ॉलो अप करता आया हूँ, जहाँ पर सिर्फ़ ब्राह्मण नहीं, जो भी ऐसा समुदाय है जिस पे सरकार ध्यान नहीं देती, जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी होते हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जो ब्राह्मणों पे हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये बोला जाता है कि ब्राह्मण जो है सिर्फ़ मंदिर में पुजारी बन सकते हैं, जिस वजह से उनको चाहे मिशनरी हो, चाहे कुछ भी और भी जो लोग हों, चाहे वो अम्बेडकराइट्स हों, वो टारगेट करते आए थे। तो एक था कि मेरे को जो दिखता था ग्राउंड पे, तो मैंने उनको फ़ॉलो अप करना स्टार्ट किया था। तो जब मैं अपनी मास्टर्स जब ड्यू से कर रहा था, तो हमारे में लास्ट सेमेस्टर में डिसर्टेशन सबमिट करनी होती है, जो कि एक रिसर्च पेपर होता है। तो मैंने एक टॉपिक अपने सर से मतलब चर्चा किया कि मैं जो है इस पे सबमिट करना चाहता हूँ, एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट ब्राह्मिन्स पे। तो उन्होंने फिर मेरी बातों को सुना और मैंने उनको कुछ मतलब फैक्ट दिए, डेटा दिया, तो वो तैयार हो गए। उन्होंने भी ये बोला कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और अगर आपके पास डेटा और फैक्ट नहीं होंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी और फिर जो है आपकी मास्टर्स जो है कंप्लीट हो पाए कि नहीं हो पाए। तो लेकिन उनको भरोसा था क्योंकि मैं बहुत पहले से काम करता आ रहा हूँ। तो मैंने इस पे काम किया करीब हमने इस पे 5 महीने काम किए थे और जब यूपी इलेक्शन चल रहा था तो उस टाइम पे जितनी भी खबरें चल रही थी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे हैं, तो उनको भी हमने ट्रेस किया था। उसके लिए हमने करीब 50,000 एफआईआर जो दर्ज हुई थी 6 महीने के अंतराल पे, 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021 तक के बीच की जितनी भी एफआईआर यूपी में रजिस्टर्ड की गई थी ब्राह्मणों के द्वारा, उनको हमने ट्रेस किया और उससे फिर हमने यह पता लगाने का प्रयास किया कि कौन-सी जाति है और किस तरीके का मतलब अत्याचार उन पे हो रहा है, वो एफआईआर में क्या लिख रहे हैं। और इवन हमने कोर्ट केसेस जो कोर्ट तक जाता है, वो भी फ़ॉलो अप किया था। इसके अलावा हमने जिस पे बहुत कम चर्चा होती है, चित्पावन ब्राह्मण जो होते हैं, जो जेनोसाइड हुआ था नाथूराम गोडसे के जो गांधी जी का जो हुआ था उसके बाद जो भी जेनोसाइड किया गया था, उस पे हमने जो फैमिलीज़ थी जो उस टाइम पे अफ़ेक्टेड हुई थी, अ, उनसे बात की थी और उ उनको भी हमने इसमें मतलब उनका भी हमने इसमें रखा है और जो कई फैमिलीज़ जो उस वक़्त के वेस्ट पंजाब जो अभी पाकिस्तान में है, वो यहाँ माइग्रेट होके आए हुए हैं। उनसे हमने बात की थी कि उस टाइम पे एक महिला अपने बच्चे का नाम नाथूराम रखना चाहती थी। लेकिन क्योंकि देश का माहौल ऐसा था कि अगर वो उनका नाम ऐसा रख देती तो उनके बच्चे की जान जो है आफ़त में आ जाती, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। और इस वजह से उन्होंने अपने बच्चे का नाम नाथूराम नहीं रखा, उनको बहुत पसंद नाम था ये, लेकिन जिस हिसाब से ब्राह्मणों के प्रति घृणा उस वक़्त फैल गई थी, तो उन्होंने वो रखने से मना कर दिया। कई लोगों के घर जला दिए गए महाराष्ट्र में और कई लोगों की हत्याएँ कर दी गई, जिस पे आज तक कोई बोल नहीं पाया, तो उसको भी हमने शामिल किया। फिर जो बिहार में एक दौर ऐसा आया था 1990 के दौरान, जहाँ पर उच्च जातियों के लोगों के खिलाफ जो है सामाजिक न्याय के नाम पर काफ़ी जो है द्वेष फैलाया गया और जिसमें आप देख सकते हैं कई सारे मैसेकर हुए, जिसमें भूमिहारों को घर से निकाल-निकाल के मारा गया और उनके गले काटे गए, तो उसको भी किसी ने आज तक डॉक्यूमेंट नहीं किया था, तो उसपे भी हमने उस पे बात की है और उनकी फैमिली से बात की और उनको डॉक्यूमेंट किया।
और साथ में आपको पता है तमिलनाडु में जिस प्रकार से पेरियार के दौर में जो अत्याचार हुए हैं ब्राह्मणों में, वो भी हमने इसमें डॉक्यूमेंट किया कि कैसे पेरियार के जितने भी समर्थक थे, वो किसी भी ब्राह्मण को जब उसकी शिखा और जनेऊ के साथ देखते थे, तो वो जाके उनकी शिखा को काट लेते थे। और उनके समर्थक जो जितनी ज्यादा शिखा काट के लाता था ब्राह्मणों की, उसको पेरियार जी जो है उतना जो है इंडोर्स करते थे, या उतना जो भी देते हो जिस प्रकार से, तो चाहे गिफ्ट देते हो चाहे मनी देते हो, तो वो चीज किया जाता था। तो उसको भी हमने डॉक्यूमेंट किया है कि किस प्रकार से तमिलनाडु में, जो पेरियार का एक बयान भी है कि आपको अगर सांप दिखे या ब्राह्मण दिखे, तो आप ब्राह्मण को पहले मारो, सांप को बाद में मारो। तो इस प्रकार का जो हेट जो साउथ इंडिया में था, उसको भी हमने डॉक्यूमेंट किया है। और इसमें हमने कई सारी एफआईआर में, आपको फॉर एग्जांपल समझने में आप सबको आसानी होगी कि ब्राह्मणों के अत्याचार पे कोई क्यों नहीं बोलता और ये बोलने का विषय क्यों है। अभी एनसीआरबी का डेटा था, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का, तो उसमें 2021 में 12,500 एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी एससी और एसटीज के द्वारा, जिनकी कुल आबादी यूपी में करीब 23% है, अगर हम दोनों को मिला दें। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं आपको आपको समझने में आसानी होगी कि एनसीआरबी का डेटा है, जहाँ पर वो उत्तर प्रदेश बेसिस पे है। तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2021 में एससी और एसटीज ने कुल 12,500 एफआईआर दर्ज कराई। और उसी के कंपेयर में हम 6 महीने, अगर हम पूरे साल का डेटा देखें, तो ब्राह्मणों ने 50,000 से ऊपर एफआईआर दर्ज कराई हैं। तो ब्राह्मणों की आबादी भी उत्तर प्रदेश में कम है और एससी एसटीज की आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप दोनों की एफआईआर को कंपेयर करेंगे तो करीब करीब 5 गुना ज़्यादा एफआईआर जो है ब्राह्मणों ने दर्ज कराई हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और अगर उसमें से करीब आप मान लीजिए कि 15 और 18% एफआईआर ऐसी हैं जो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के खिलाफ कराई हैं, बाकी वो अदर कास्ट पे है। तो वो भी हमने दिखाया कि कौन सी जाति पे कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो और अब आपने देखा होगा यूपी चुनाव पूरा जो है ब्राह्मणों पे अत्याचार के इर्द गिर्द घूमा था, तो वो एफआईआर से भी जस्टिफाई हो रहा था। मैं किसी सरकार को दोष नहीं दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये एक ऐसा मतलब टॉपिक है जिसपे कोई चर्चा नहीं करना करना चाहता। यहाँ पर अगर एससी एसटीज की एफआईआर 12,500 है, तो मीडिया उसको ऐसे प्रोजेक्ट करती है कि उन पे अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसका फॉलो अगर आप फॉलो अप करेंगे उन केसेस का, कोर्ट केसेस में, तो कन्विक्शन रेट मुश्किल से 3-4% ही होता है उन केसेस में, क्योंकि वहाँ कंपनसेशन भी मिलता है। तो एफआईआर अगर कोई व्यक्ति नहीं भी कराना चाहता है, छोटा मोटा कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो जब आपको कंपनसेशन मिलेगा तो आप जरूर जाएंगे एफआईआर कराने के लिए। लेकिन जहां पर आपको कंपनसेशन नहीं मिलता, उसके बावजूद अगर 50,000 एफआईआर ब्राह्मण करा रहा है जाकर, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो डिसर्टेशन पे हमने जो है इसी पे पूरा फोकस किया है कि अगर इतनी एफआईआर है, तो इस पे क्यों नहीं चर्चा की जा रही कि इतनी कम आबादी होने के बावजूद, अगर 10% आबादी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन दलितों के कंपेयर में 5 गुना ज्यादा एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, तो इस पे बात क्यों नहीं करता मीडिया। दूसरा, मैंने इसमें कई डेटा इंक्लूड किए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जो जहाँ पर जो है करीब करीब 65% जो ब्राह्मण है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं। और आपको पता है कि फ्रांकोइस गुटियर जी की एक बुक थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो दिल्ली का पटेल नगर है, वहाँ पर करीब करीब 50% जो रिक्शा पुलर्स हैं, जो जो रिक्शा चलाते हैं, वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। हमने ड्यू में, अपने ड्यू में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनका हमने खुद ही सर्वे किया था। 45% सिक्योरिटी गार्ड ब्राह्मण जाति के थे। तो इस पर क्यों नहीं चर्चा होती। सुलभ शौचालय आप देखते होंगे दिल्ली में, अगर आप उनकी लिस्ट देखेंगे, तो उसमें आपको करीब करीब 70 या 60% जो एम्प्लॉयज मिलेंगे जो शौचालय को साफ कर रहे हैं, वो ब्राह्मण है, सिर्फ एक जाति से हैं। तो इस पर क्यों नहीं चर्चा की जाती। अगर ये बोला जाता है कि दलित जो है निम्न वर्ग का काम कर रहे हैं, तो अगर आप सुलभ शौचालय का अगर आप डेटा निकालेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि एक जाति के लोग, जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, वो 60% लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है पूरे उसमें। और इस वजह से अभी होपफुली जो है हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डिसर्टेशन है वो एक्सेप्ट हो गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ था, वहां पर एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उससे ये जलाकर मार दिया गया क्योंकि उससे ये बोला गया कि आपकी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसमें कम है। मतलब वो ब्राह्मण समुदाय से आता था, उसको मार दिया गया कि आपकी कम्युनिटी ने इसमें सपोर्ट नहीं किया है। अगर यही चीज दलित के साथ होती, मैं नहीं कहता कि होनी चाहिए किसी के साथ, तो आप ये देखिए कि मीडिया उसको किस तरीके से उठाता। मतलब इंटरनेशनल मीडिया उसमें आ जाता है कि एक दलित का पार्टिसिपेशन कम था, तो इसलिए उसको आग लगा दी गई। लेकिन यहीं पर एक ब्राह्मण था, तो इस पे किसी ने कोई चर्चा नहीं की। और इवन जो मेन एक्यूज था, उसने भी इस बात को कबूला कि हाँ मैंने इसीलिए जलाया क्योंकि वो
उसकी जो उसके समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वहाँ पर बहुत कम है। तो ये सारे जितने भी केसेस हैं, मैंने केस स्टडीज भी बहुत सारी इंक्लूड की है कि मैनपुरी में एक लड़की है जो ब्राह्मण समुदाय से आती है, उसकी एफआईआर 2 साल बाद दर्ज हुई, उसका उसके साथ रेप हुआ, उसने सुसाइड किया, लेकिन उसकी एफआईआर 2 वर्ष बाद दर्ज होती है, वो भी हाई कोर्ट के कहने पे। तो अगर यही जो चीज जो एक दलित समाज की लड़की के साथ होती, तो मीडिया क्या इतने जैसे ठंडे बस्ते में, मेरे को नहीं लगता आप में से किसी को ये केस पता होगा कि एक लड़की के साथ रेप हुआ है और उसने सुसाइड किया और एफआईआर 2 वर्ष बाद रजिस्टर्ड हो रही है, एसआईटी बैठी, सीबीआई जांच हुई, लेकिन अगर इतना डिले होगा किसी केस में कि 2 साल बाद तो एफआईआर ही दर्ज हो रही है, तो वो केस अपने मतलब निर्णय तक पहुंचेगा ही नहीं। और इस केस में भी ऐसे देखने को मिला कि सीबीआई को भी कुछ नहीं मिल रहा है, एसआईटी को भी कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिले इतना ज्यादा हो गया है 2 वर्ष का। तो आप ये देखिए कि माता पिता को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद योगी जी ने जो है पूरा थाने को सस्पेंड कर दिया था जब उन्हें पता चला कि ऐसा केस आया कि पुलिस वालों ने एफआईआर ही दर्ज नहीं की 2 साल तक। तो खैर, लेकिन अगर ये केस किसी और कम्युनिटी के साथ हुआ होता तो आप इमेजिन करिए कि क्या हाल हुआ होता। मतलब अब अभी तक मीडिया ने उसको उठा लिया होता पूरे सर पे कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये हो रही है। एससी एसटी एक्ट का मिसयूज पे भी हम कार्य करते हैं, एससी एसटी एक्ट के मिसयूज पे भी हमने जो है पूरा डेटा निकाला हुआ है पूरे 1 वर्ष का। उसमें भी हमने जजेस के आधार पे कि इवन जजमेंट कैसे जजेस की जातियों पे करना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हमको ये लगा डेटा जब हम निकाल रहे थे इसको, तो हमने एनालाइज किया कि जो जजेस जो एक जाति विशेष से हैं और एक सामान्य वर्ग से हैं, उनके कन्विक्शन रेट में बहुत भारी अंतर था। तो ये भी एक सोचने वाला विषय है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सामान्य वर्ग से आने वाले जज के जब हम कन्विक्शन रेट देख रहे थे, हम एग्जांपल दे सकते हैं गोरखपुर, उन्नाव, इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो जजेस थे सामान्य वर्ग के, उनका कन्विक्शन रेट 0% है एससी एसटी एक्ट में। लेकिन एक जज जो जाति विशेष से आते हैं उनका 100% कन्विक्शन रेट है। 100% कन्विक्शन रेट आप समझिए कि किसी भी कानून में नहीं हो सकता। मतलब जितने केस आ रहे हैं आप उनमें सबको कन्विक्ट कर दे रहे हो, और वो स्पेशली एससी एसटी एक्ट के जज थे। तो इसको भी हमने उसमें रेज किया है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 100% ही अब उसको देखना होगा कि वो हाई कोर्ट में केसेस जाते हैं, अपील होती है, तो उसका क्या नतीजा रहता है। और सबसे पॉपुलर केस आप सबने देखा होगा विष्णु तिवारी जी का, जिनको जो है 20 वर्षों के बाद जो है हाई कोर्ट ने बरी किया था। वो भी जो है, उनका भी हमने इंटरव्यू किया था, उनकी केस स्टडी भी हमने इसमें इंक्लूड की है कि विष्णु तिवारी जी बताते हैं कि वो जब जेल में थे तो उनको उनकी शिखा जो वो शिखा रखते थे, उसकी वजह से उनको मारा पीटा जाता था। जो जेलर था वो उनको जाति सूचक गालियां देता था। इवन जो एसएचओ था उसने जो है झूठ, मतलब बिना मेडिकल रिपोर्ट के चार्जशीट दाखिल की, उसमें भी जाति का कैसे एंगल है वो भी हमने लिखा है। इवन हमने इंटरव्यू भी उनका पूरा डाला हुआ है। उन्होंने बताया कि उनकी जाति की वजह से ही जो पूरा उनको 20 साल, जो बिना निर्दोष थे वो उनको 20 साल बिना किसी बात के जेल में रहना पड़ा। इवन एक बार भी उनको बेल नहीं मिली। तो इस पर कोई क्यों नहीं बात करता? अगर हम इस पे बात करने जाते हैं, क्योंकि ऐसा लोगों ने ऐसा पूरा पूरा एक सिनेरियो बना दिया है, या पूरा ऐसा एक माहौल बना हुआ है देश में कि ब्राह्मण अत्याचारी है, उनका अत्याचार नहीं हो सकता। तो आप ये सोचिए, अगर मैं किसी को ये बताने जाऊंगा कि विष्णु तिवारी को उसकी शिक्षा के लिए जेल में प्रताड़ित किया जा रहा था, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे थे, और वो खुद बता रहा है कि उसकी जाति की वजह से, क्योंकि एसएचओ उस जाति का था जिस जाति की महिला ने एससी एसटी एक्ट लगाया, तो उसने उसको झूठा फंसा दिया। तो ये बिलीव करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा होता है। और जो मैंने बताया कि मैनपुरी में एक लड़की के साथ जो घटना हुई, वो लोग मानेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे कि आप मेरे को एफआईआर की कॉपी, अगर यही चीज आप दलित का लिखेंगे तो वो बहुत आराम से मान लेंगे। तो ये जो चीज बन गई है हमारे समाज में, इसमें सबसे बड़ी जो आप बोलेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने पूरा हेट क्रिएट किया है, और उसी ने पूरा जो है ब्राह्मणों को जो एक ऑप्रेसर्स दिखाया है। इवन अगर आप ये सोचिए कि जो जेनोसाइड्स जो हुए हैं बिहार में, जो मैं बता रहा था आपको, घरों से निकाल के 40-40 भूमिहारों को, जिनको ब्राह्मणों का स्टेटस प्राप्त है बिहार में, उनको घरों से निकाल के उनके गले काट दिए जाते हैं, पेट फाड़ दिए जाते हैं, और हमारे देश में उस पर चर्चा ही नहीं होती है कि ऐसा कोई जेनोसाइड भी हुआ था। चित्पावन ब्राह्मणों का जेनोसाइड होता है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती कि उनका कोई जेनोसाइड हुआ था, उनके घर जला दिए गए। नाथूराम नाम नहीं रखने दिया जाता था, नाम रख लेंगे तो मार दिया जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश के कई कई जिलों में 65% ब्राह्मण जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन सस्टेन कर रहे हैं। यूपी के आप किसी भी
टेम्पल में चले जाइए, मध्य प्रदेश के किसी भी टेम्पल में चले जाइए, मंथली इनकम जो पंडित और पुजारी हैं उनकी 150 रुपये से अधिक नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं चर्चा होती है? और अगर मैंने जैसे डिसर्टेशन डाला, मैंने तो नहीं लिखा था मैं डिसर्टेशन में क्या है, लेकिन फिर लोगों ने मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि आप ऐसा लिख कैसे सकते हो? मतलब उन्होंने बोला कि आप अपने दिमाग का इलाज कराइए, आप मानसिक रूप से विकलांग हैं, आप इस पे बात कैसे कर सकते हैं? तो उसी को हमने पूरी डिसर्टेशन पे जो है हमने पूरा फोकस दिया है कि, और सारा हमने केस स्टडीज डेटा यूज़ किए हैं और जो इंसिडेंट सही में हुए हैं उनको यूज़ करके पूरी जो है डिसर्टेशन हमने तैयार की है। और जैसे ही यूनिवर्सिटी से हमको मिल जाएगा मैं खुद उसकी पीडीएफ पब्लिक कर दूंगा। और मुझे पता है कि ये लोग जब इसको पढ़ेंगे तो उनका दिमाग खुलेगा और उनको पता चलेगा कि किस तरीके से ब्राह्मणों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, उस पर भी बोलने की आवश्यकता है। तो शुभम जी, आपने अपने थीसिस में, अपने डिसर्टेशन में इसका प्राचीन काल का या क्रोनोलॉजिकल वे में विस्तार से बताया है कि शुरू में जो है कहाँ से ये शुरुआत हुई, क्योंकि जब इन्वेडर्स भी आते थे तो वो ब्राह्मणों को ही टारगेट करते थे मारने के लिए। तो क्या आपने इसको भी कवर किया है या सिर्फ SC/ST एक्ट और आजकल के नहीं, मैंने जो क्योंकि हमारे में कुछ हमारे जो सर थे उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए थे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ही आपको लेना है, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाती। तो प्री इंडिपेंडेंस तो हम कर ही नहीं सकते थे। और मैं एक एक छोटा सा डेटा और शेयर कर देता हूँ कि जो आंध्र प्रदेश पे जो हम जो स्टडी में बता रहा था उसमें एक चीज़ और देखी थी कि जो 5 साल से 18 वर्ष के बीच के जो ब्राह्मण बच्चे थे उनमें से 44% बच्चे 18 साल तक आते आते अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं। तो आप देखिए कि एक समुदाय के आंध्र प्रदेश पे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जो स्थिति ब्राह्मणों की है, वो बहुत दयनीय है कि 44% बच्चे जो है अपनी 10वीं की परीक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं और वो पढ़ाई को छोड़ दे रहे हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि जो अभी स्कीम्स जो गवर्नमेंट चला रही है, उसमें आप देखेंगे चाहे वो रिज़र्वेशन हो, चाहे वो हमारे अगेंस्ट में लॉज़ हों, चाहे स्कॉलरशिप स्कीम्स हों, कोई भी आप स्कीम देख लीजिए, वहाँ पर सबसे जो लास्ट पंक्ति में आपको व्यक्ति दिखेगा वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति दिखेगा। और अगर 44% बच्चे जो है 18 वर्ष की पहले आयु से पहले ही स्कूल छोड़ दे रहे हैं, तो आप उस समुदाय की स्थिति का आकलन करिए कि हाँ, सरकार उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है। और अगर उस पे कोई बोलना चाहता है तो उसको सारे लोग आके ट्रोल कर देते हैं कि आपने ये बात कर क्यों दी। और शुभम जी, ये जो SC/ST एक्ट में जो FIRs आपने स्टडी किए हैं, ये ज्यादातर धनी ब्राह्मणों के ऊपर करते हैं, लोअर वर्ग से, या फिर बराबर के होते हैं स्टेटस में, उसमें आपस में केस करते हैं? तो किस प्रकार का पैटर्न देखा है आपने? देखिए, ये धनी ब्राह्मण का जो कॉन्सेप्ट है, ये ग्राउंड पे काम नहीं करता। और आप उत्तर प्रदेश के किसी भी उसमें चले जाइए, राज्य में चले जाइए, आपको मुश्किल से 2-3% ब्राह्मण ही मिलेंगे जो सही में धनी है। आप ग्राउंड पे चले जाएंगे तो हमने बहुत केस कवर किए हैं जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में भी उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी दी जाती है ओबीसी, SC/ST और वुमेन्स को। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आप अभी रीवा में भी घटना हुई थी कि एक घर गिरा और 5 ब्राह्मणों के बाद कच्चे, मतलब आप यूपी में जाके देखिए ग्राउंड में ब्राह्मण बस्तियों में वो अभी भी जो है छप्पर में रह रहे हैं। अभी भी जो है, ठीक है, जो बलवान है उस पे कभी कोई केस नहीं करता है, या होता भी है तो पुलिस जो है उस पर एक्शन नहीं लेती है। तो मैं SC/ST एक्ट का भी डेटा बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट जो है यादवों पे लगते हैं। आप देखेंगे अकेले 40% यूपी का मेरे पास है, अकेले 40% SC/ST यादवों पे लगे। ब्राह्मण और अपर कास्ट जो है वो उस पे कम से कम 10-15% केस ही लगते हैं, सबसे अधिक ओबीसी पे लगते हैं। एक उसका कारण ये भी है कि ओबीसी की बस्ती जो है दलितों की बस्तियों के पास में रहती है, तो इनके बीच में होता है मनमुटाव। तो जो एट्रोसिटीज एक्ट से भी अगर आप देखेंगे कि ब्राह्मण अत्याचार करते हैं, अगर आप एक्ट का डेटा देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में 1% 2% एट्रोसिटी एक्ट ही ब्राह्मणों पे लग रहे हैं। आप देखेंगे तो ओबीसी समुदाय के लोगों पे सबसे ज्यादा लग रहे हैं। और SC/ST एक्ट आया क्यों था? SC/ST एक्ट इसलिए आया था क्योंकि साउथ की जो स्टेट्स थी वहां पर ये बोला जाता था कि ओबीसी जो है दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, इस वजह से प्रेशर बनाया गया था। तब जो है SC/ST एक्ट जो है कांग्रेस सरकार लेके आई थी। और तो आप डेटा भी इसको सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। तो जो इनकी ये थ्योरी है कि एट्रोसिटी सबसे ज्यादा ब्राह्मण कर रहे हैं या अपर कास्ट के लोग कर रहे हैं, तो इनका डेटा ही सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि जो लॉ 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 आपने बनाया आप उसी से जज करेंगे ना कि कितने केसेस उस कम्युनिटी के आपके ऊपर हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई ट्वीट कर देगा तो आप उसको मान लेंगे।
तो जब उनके समुदाय के लोग ही नहीं कर रहे हैं केस उन पे, तो ऑप्रेसर वाली ये जो इमेज लेके आए हैं ये इमेजिनरी अपने आप में, ग्राउंड पे ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे, आप जो है अम्बेडकराइट्स ग्रुप्स में जाएंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो हेट है वो सिर्फ एक जाति के लिए सबसे अधिक है, वह है ब्राह्मण। आप देखेंगे कि ब्राह्मण पाखंडवाद फैला रहे हैं ब्राह्मणों ने। अब ऐसी ऐसी थ्योरी ले आएंगे मनुस्मृति की, जो मनुस्मृति में लिखी नहीं है कि अगर शूद्र वेद पढ़ लेगा तो उनकी आंखों और कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा। तो ये अपने आप में खुद से बनाते हैं ऐसे श्लोक और डाल देते हैं उस पर, फिर गाली आपको दिन रात जो है ब्राह्मणों के अगेंस्ट मिलेगी। जो आप 50,000 FIR आप देख रहे हैं, वो इन सब का ही रिजल्ट है कि सोशल मीडिया पे जो हेट फैलाई गई है और उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं किया गया, और ऊपर से लॉज ऐसे बना दिए गए हैं अगर आप उनको जवाब देने जाएंगे तो आप ही जो है जेल चले जाएंगे, इसलिए कोई बोलता भी नहीं है। और शुभम जी, ये आपको, अगर आप इसको स्पष्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि ये ब्राह्मणों को ही क्यों टारगेट किया जाता है, हर वर्ग के जो लोग हैं वो ब्राह्मणों के ही, क्या ये इसलिए है क्योंकि ये हमारी संस्कृति को आगे लेके जाते हैं, या हाँ, ये एक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल? देखिए, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनका ये मानना है कि अगर आप ब्राह्मणों को हटा देंगे या वीक कर देंगे या उनके लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को ब्राह्मणों के अगेंस्ट कर देंगे, कि सारी दिक्कत की जड़ ब्राह्मण है, जो कि अभी हो रहा है। ओबीसीज और जो ब्राह्मण है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, अभी भी नहीं हो रहा है ग्राउंड में। अभी जो डिस्प्यूट, जो अगर सही बोला जाए, जो मैं खुद एनालाइज करता हूँ, वो कथित अम्बेडकरवादी दलित, सनातनी दलित नहीं, जो अम्बेडकरवादी दलित हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के अगेंस्ट में लड़ाई होती है। आप दिलीप मंडल, फॉर एग्जांपल दिलीप मंडल का एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने देखा होगा दिलीप मंडल को ट्विटर पे। वो इवन राजपूत और ब्राह्मणों को भी लड़ा रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि कौन जो है पूरे धर्म को कौन चला रहा है, या इवन सबको जोड़ के किसने रखा हुआ है, तो वो ब्राह्मण ही है। तो दिलीप मंडल का पूरा टारगेट हर किसी में आपको दिखेगा कि हर ट्वीट में ब्राह्मण ही रहता है। ऐसे मिशनरीज काम कर रहे हैं कि अगर आप ब्राह्मण को ऑप्रेसर्स दिखा दोगे, क्योंकि आपका एट्रोसिटी एक्ट का डेटा ही सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वो आपको आपके अगेंस्ट में ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप कैसे ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राह्मण जो आपके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं या आप पर अत्याचार कर रहे हैं, जबकि डेटा कहता है कि कोई और कर रहा है, उसका भी रीजन अधिकतर लैंड डिस्प्यूट होता है, या फिर आप अगर आप अगल बगल में रहेंगे पड़ोसी की तो लड़ाई तो होगी। तो ये डेटा भी सपोर्ट नहीं करता है कि ब्राह्मण जो है अत्याचार कर रहे हैं। तो उसका एक ही मुझे समझ में आता है कि चाहे मिशनरीज हो चाहे अम्बेडकरवादी संगठन हो, उनको पता है कि अगर आप ब्राह्मण को वीक कर देंगे या उनके खिलाफ द्वेष पैदा कर देंगे, जो कि अभी दिखता है सोशल मीडिया पे, तो एटलीस्ट दिखता है कि कोई भी घटना होगी या कुछ भी होगा तो उसका बोल देंगे कि अगर कन्वर्जन क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि ब्राह्मण जो है अत्याचार कर रहा है, ब्राह्मण ही पुजारी है मंदिरों में। ब्राह्मणों को आप तमिलनाडु में देखिए, जितने भी ब्राह्मण पुजारी हैं उनको हटा के दूसरी जाति के पुजारी लाए जा रहे हैं। तो उनको क्लियर है, डीएमको को क्लियर है कि ये पूरा जो है धर्म कैसे टूट सकता है, कैसे बिखर सकता है, कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ ही लोगों को भड़का दें। तमिलनाडु में पेरियार ने यही किया कि उनकी शिखा काट के ला रहे हैं, उनका जनेऊ लेके आ रहे हैं। तो सबका ही टारगेट ब्राह्मण है, चाहे वो कश्मीर में कश्मीरी पंडित को मारने का हो, चाहे चितपावन ब्राह्मणों को करने का हो, चाहे बिहार में हो। सबकी लड़ाई आप देखेंगे। जेएनयू में चले जाएंगे, मैं एक दिन जेएनयू गया था, तो वहाँ एक नारा लगता है बहुत पॉपुलर कि ब्राह्मणवाद का फूटा कमंडल, जय भीम मंडल, जय भीम मंडल। तो इवन जो जेएनयू के लेफ्टिस्ट हैं, जो पूरा लेफ्ट विंग है इंडिया में, वो सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट करता है लड़ाई की, अगर आप ब्राह्मणों को अगर वीक कर देंगे या उनको हटा देंगे तो आप पूरी लड़ाई जीत सकते हैं। तो वो पूरा नैरेटिव जो धर्म के खिलाफ है, वो सिर्फ एक जाति के खिलाफ चलता है। और शुभम जी, ये आपको क्या लगता है कि ये जो SC/ST एक्ट है, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए या ये पूरी तरह रिपील होना चाहिए इसके, क्योंकि और भी तो बहुत लॉज है जहाँ पे वो यूज कर सकते हैं अगर किसी ने उनका शोषण किया है। तो क्या ये सब डेटा पढ़ के क्या निष्कर्ष निकला है कि क्या होना चाहिए जो देखिए, लॉ है? अगर अगर गवर्नमेंट को वोट बैंक का है कि वोट बैंक खिसक जाएगा या फिर लोग भड़क जाएंगे, तो इसमें एक ही चीज सबसे पहले करनी चाहिए, जो कंपनसेशन का जो है कि कंपनसेशन मिलता है, आप पहले उसको जो हटा दीजिए। और आप बोलिए कि आप SC/ST लगा सकते हैं एक्ट, लेकिन कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे SC/ST एक्ट जो है लगना जो है सीधे सीधे 75% घट जाएगा। क्योंकि जी, तो जी मैं ये तब। बोल रहा था, अगर कंपनसेशन का जो प्रोविजन अगर वो हटा दिया जाए, तो भी काफी हद तक SC/ST एक्ट लगना बंद हो जाएंगे।
उसके बाद सरकार समझ सकती है कि इसका मिसयूज क्यों होता है। सबसे बड़ा कारण है जो कंपनसेशन अमाउंट मिलता है और जो तुरंत जेल भेजने का प्रावधान है। अगर आप ये दोनों चीजों को हटा देते हैं तो SC/ST एक्ट एक नॉर्मल आईपीसी की तरह हो जाएगा, और मेरे को लगता है कि लोग धीरे धीरे खुद इसके, जो दलित समाज के लोग हैं वो समझेंगे कि हाँ जो इसका मिसयूज हो रहा है। और दूसरी बात की और समाज के लोग भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एकदम से SC/ST एक्ट हटाना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि हमने देखा पिछले बीते दिनों हिंसा भी भड़की थी 2018 में। तो एकदम से हटाना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आप अगर कंपनसेशन वाला प्रोविजन पहले हटा देंगे, फिर आप कुछ समय बाद जो तुरंत जो जेल भेजा जाता है उसको हटा देंगे, तो अपने आप में स्थिति काफी हद तक सही हो जाएंगी। और शुभम जी, ब्राह्मणों को अब के टाइम में मतलब कि आपको क्या लगता है कि उनको क्या क्या अपने व्यवहार में और उसमें परिवर्तन लाना चाहिए अपने लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए? क्या करना चाहिए उनको? देखिए, ब्राह्मणों को सबसे पहले इस गिल्ट फैक्टर से निकलना चाहिए कि उन्होंने किसी के साथ अत्याचार किया या उनके पूर्वजों ने किसी के साथ अत्याचार किया। पहले तो उनको खुद के लिए बोलना स्टार्ट करना चाहिए कि उन्हें समझना चाहिए कि अभी भी उनके ऊपर अटैक क्यों हो रहा है। क्योंकि उनको पता है, अगर वो अगर हमारे धर्म को अगर वीक करना है, तो अगर आप ब्राह्मणों को ही हटा दें या उनको अप्रेसर दिखा दें या उनके बच्चों में ये डाल दें, क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार ब्राह्मण ही आपको ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनको शुरू से बताया जा रहा है कि भाई आपने अत्याचार किया, जबकि कोई ऐसा डेटा नहीं है जो इसको प्रूव कर सके कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। इवन एट्रोसिटी एक्ट जो बनाया गया था, आप उसका डेटा उठा लीजिए, आपको किसी भी स्टेट में ब्राह्मण के द्वारा जो ब्राह्मणों पे FIR हुई है एट्रोसिटी एक्ट की, वो 1% या 1.5% से ऊपर नहीं मिलेगी। तो उनके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, फैक्ट नहीं है। ठीक है, इवन जो घोड़ी पे चढ़ने और मूछ नहीं रखने के इंसिडेंट जो आपको दिखाई देते हैं राजस्थान में, उसमें भी आपको कोई भी ब्राह्मण जाति का व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप देखेंगे वो भी जो है पिछड़े वर्ग के लोग ही होते हैं, जिनका नाम नहीं बताते और कहते हैं उच्च जाति के लोगों ने ऐसा कर लिया है। तो अगर ब्राह्मणों को अब इन सब चीजों से निकलना है, या अब तो सबसे पहले गिल्ट फैक्टर है, उसको उससे हटना पड़ेगा। और अपने, अगर आपको कहीं पे भी आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन पे हो रहा है, चाहे आपको सोशल मीडिया पे दी जा रही है, या आपको कुछ बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी ट्वीट किया था ऐसे कि मतलब मैं विवाह करूंगा तो अपनी जाति में करूंगा, तो उसपे मेरे को ट्रोल कर दिया गया कि आप दलित से क्यों नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मतलब पर्सनल एक चॉइस है कि मैं किससे विवाह करता हूँ, लेकिन आपके ऊपर थोपा जा रहा है कि आपको अगर हिंदू यूनिटी दिखानी है, या आपको ये दिखाना है कि आपने अत्याचार नहीं किया तो आप दलितों से शादी करो। तो मैं जबरदस्ती दलितों से शादी करूंगा तभी ये प्रूव होगा, मतलब मेरे को गिल्ट में डाला जा रहा है कि आप दलित से शादी करेंगे तो ही आप प्रूव कर पाएंगे कि आप जो है आपने किसी पर अत्याचार नहीं किया, आपके पूर्वजों ने नहीं किया, या आपके पूर्वजों ने किया है तो आप उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं उनसे शादी करके। तो ये सब चीजें जो है, और मैं कई सारे ब्राह्मणों को देखता हूँ कि वो इवन लिख भी नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं कि ऐसा कुछ कर रहे हैं, जबकि उनकी पर्सनल चॉइस है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको गिल्ट फैक्टर से निकलना है, आपको जो भी कहना है, आपके खिलाफ जो भी होता है उसको आपको सोशल मीडिया पे दिखाना है। अगर आपके समाज के खिलाफ कोई कुछ बोलता है या सोशल मीडिया ग्रुप्स में कुछ बोलता है, तो आपको खुद से आके उसको पोस्ट करना है, लोगों के सामने रखना है, क्योंकि हम लोग पहले से गिल्ट फैक्टर में रहते हैं और इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को। तो और अगर आप दूसरों सिनरीज को देखेंगे या अम्बेडकर राइट्स ग्रुप को देखेंगे, वो छोटी छोटी, अभी गूगल वाली घटना आपने देखी होगी, एक दलित जो टॉक देने से रोक दिया गया क्योंकि वो एंटी हिंदू है। तो उसको वो इतना बड़ा करके दिखा रहे हैं कि सुंदर पिच्चे ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो हमको भी हमारे खिलाफ जो भी चीजें हो रही हैं उनको लिखना और बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को जब तक नहीं लगेगा कि आपके ऊपर मतलब आपके खिलाफ हो रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो क्यों स्टेप लेंगे। दलित समाज बहुत मुखर है, वो छोटी छोटी बात को बोलता है। तो आप देखेंगे पॉलिसीज उनके लिए बन रही हैं, फंड उनके लिए एलोकेट हो रहा है। तो आपके लिए भी ये तब हो पाएगा जब आप बोलना सीखेंगे, गिल्ट फैक्टर से निकलेंगे। आप बोलेंगे कि हाँ हमारे खिलाफ भी अत्याचार हो रहा है, जो कि डेटा भी सपोर्ट करता है। मैं आपको डेटा दे सकता हूँ। इवन दलित ऐसा डेटा नहीं ला सकते कि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। वो ऐसा, अगर आप कंक्लूजन देखेंगे कोर्ट में, तो कन्विक्शन रेट मुश्किल से 3%, 0% ऐसा रहता है। तो अगर आपके खिलाफ हो रहा है तो आपको गिल्ट फैक्टर से निकलना है, और दूसरा बोलना सीखना है कि हाँ हमारे खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा है। और शुभम जी, ये जो SC/ST एक्ट है, जो डेटा आपने देखा है, ये सिर्फ ब्राह्मणों पे ही लगाए जाते हैं, OBC और इन सब पे आपने बोला, यादवों पे, तो ये क्या मतलब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस पे भी लगाते हैं क्या ये एक्ट?
मतलब किसी के खिलाफ FIR लॉन्च देखिए, हुई? मुस्लिम क्रिश्चियंस पे भी लग सकता है ये एक्ट, जो भी दलित नहीं है उन सब पे एक्ट लगता है। तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस पे भी लगता है, लेकिन मैंने बहुत कम, मतलब बहुत कम केस देखे हैं, आप बोल सकते हो कि देखे ही नहीं है एक तरह से, जहाँ किसी मुस्लिम्स पे लगाया जा रहा हो। क्रिश्चियंस की तो आप छोड़ दीजिए कि उन पे एक्ट लग रहा हो। तो ऐसा तो मैंने बहुत कम देखा है कि मुस्लिम्स पे SC ST एक्ट लग रहा है। तो आपने एक भी केस देखा है ऐसा, एक भी? मैंने क्रिश्चियन का तो नहीं देखा, मुस्लिम्स का लेकिन देखे हैं, मतलब क्योंकि मैं कवर करता हूँ तो मेरे को दिख जाते हैं। लेकिन आप उसको ऐसा 100 में से मुश्किल से एक केस होगा मुस्लिमों का, क्रिश्चियन का तो मैंने एक भी नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियनों पे क्यों नहीं लगता या मुस्लिम्स पे क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनका जो टारगेट है, जो SC ST एक्ट है, वो आया ही इसीलिए था ताकि हम हिंदूज को डिवाइड कर पाए जातियों में। और अब इसका मिसयूज आपको पता है कि इतने बड़े लेवल पे होता है कि इवन आप अगर मतलब ऑफ कैमरा बात करेंगे किसी से तो लोग डरते हैं हायर करने में, कि कल को अगर मेरा ड्राइवर दलित है और मेरी उससे बहस हो जाएगी, या मेरी काम वाली दलित है, तो वो मुझे SC ST एट्रोसिटी एक्ट में फंसा सकते हैं। तो करीब लाने की बजाय इसने जो है डिवाइड बहुत बड़ा कर दिया है। और इस पे हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि दलित भी हमारे भाई हैं, और जो सनातनी दलित हैं उनको भी ऐसा फील होता है फिर कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ में। तो हमें दोनों साइड्स को समझना पड़ेगा कि ये एक्ट अपने आप में जो कंट्रोवर्शियल है, जो आपके पास और IPCs हैं, हमें भी तो मिला हुआ है ना कि हम पे कोई अटैक करेगा तो हमारे लिए भी है, तो स्पेशल हमें क्यों दिया जाए कि अच्छा आप ब्राह्मण हो तो आप पे अटैक करेगा तो आप जो है उसको किसी को भी जेल भिजवा सकते हो विदाउट एनी एविडेंस। तो आप मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और सबको पता है मेरे पे एक स्पेशल लॉ है, तो वो व्यक्ति मेरे से डरेगा, वो मेरे से दूर होगा, वो बोलेगा भाई कभी भी डिस्प्यूट होगा तो ये व्यक्ति लगा देगा, और इसको कंपनसेशन भी मिलेगा, लॉयर भी मिलेगा, आने जाने का खर्चा भी मिलेगा, उस दिन का मील का पैसा भी मिलेगा। तो जब गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटी दे रही है तो कौन नहीं चाहेगा लगाना। और अगर आपका विवाद हो जाएगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। तो अगर SC ST एक्ट को अगर डाइल्यूट करना है तो वही एक, या तो कंपनसेशन गवर्नमेंट हटा दे, या तो उसमें जो तुरंत जेल भेजने का प्रावधान है वो हटा दे, तो भी स्थिति काफी सही हो सकती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ड्रैकोनियन काइंड ऑफ लॉ है। किस पे लगाएंगे आप? मेजोरिटी पे ही लगाएंगे? आप लाए हैं इसलिए, और आप कंप्लेन कर दे सीधा आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये बहुत ड्रैकोनियन है, उसको डाइल्यूट करना, ठीक करना बहुत जरूरी है। नमस्ते शुभम जी। बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं डिस्टर्बिंग फैक्ट्स और डेटा दिया है आपने। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपने इतना मतलब रिसर्च किया है, डेटा लिया है, एक्सीलेंट फिगर्स हैं, इस तरह का कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट बना है कभी इस एक्ट के रिगार्डिंग? मतलब ये है, ये प्रोपोर्शन है, जैसे आपने कहा इतनी फीसदी ये है, ये OBC ने लगाया, ये फलाना फलाना, लाइक दैट, इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट रिपोर्ट किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर आपको मिला है कहीं? मन वो एक नहीं, NCRB कभी भी SC ST के अदर कोई भी कास्ट हो, चाहे OBC हो, हमने तो OBC में भी किया है कि पाल कम्युनिटी पे कितना लग रहा है, यादव पे कितना लग रहा है, हर एक जाति का हमने देखा है। लेकिन NCRB कभी भी SC ST पे भी नहीं बताती कि SC ST पे। हमने इवन ये भी देखा है कि SC ST में कौन सी ऐसी जातियां हैं जो सबसे ज्यादा एट्रोसिटी एक्ट को यूज कर रही हैं। तो इसमें एक चर्मकार जाति जो कि जाटव होते हैं यूपी में, 80% मामले सिर्फ उन्होंने लगाए हैं SC ST एक्ट के। इवन मैंने RTI लगाई थी कि अगर कोई मिसयूज है एट्रोसिटी एक्ट का और वो फॉल्स पाया जाता है तो उस पे क्या कंपनसेशन वापस लिया गया और कितना कंपनसेशन दिया गया। तो उन्होंने मेरी RTI को जो बिल्कुल खारिज कर दिया और कहा कि इसका हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास कोई डेटा नहीं है। और यूपी पुलिस के बहुत बड़े पद पे एक है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने मेरे को बताया था कि SC ST एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर फॉल्स केस होता है, क्योंकि 95% 98% फॉल्स ही हो जाते हैं कोर्ट में जाके, तो 1 रुपए का भी कंपनसेशन जो दिया जाता है, 4 लाख तक का दिया जाता है, वो उनसे वापिस ही नहीं लिया जाता है। और 75% पेमेंट, मैं बताता हूँ आपको, 25% पेमेंट होती है जब FIR दर्ज होती है, 50% पेमेंट हो जाती है जब आपकी चार्जशीट लग जाती है, और रेस्ट जो 25% होता है वो कन्विक्शन होने पे ही होता है। तो कन्विक्शन रेट मैं आपको बताता हूँ, जैसे गोरखपुर का 0 है, कन्नौज का 0 है, उन्नाव का 0 है। हमने 23 डिस्ट्रिक्ट की थी, उसमें से करीब करीब 18-19 में 0 कन्विक्शन रेट है, मतलब जितने केस आए सारे फर्जी। तो उनमें क्या कंपनसेशन वापस लिया गया, उसके लिए मैंने RTI लगाई थी और उसका जवाब उन्होंने देने से मना कर दिया था। और शुभम जी, मैंने आपसे मुस्लिम और क्रिश्चियन वाला ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि रिसेंटली पिछले साल ही एक मुस्लिम मौलाना है, वो कलीम सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं कि ब्रिंग लॉ
on lines of SC/ST Act to protect Muslims. अब आप देखिए कि अब वो मुस्लिम्स भी मांग रहे हैं और ये भी तो बचा कौन, मतलब अल्टीमेटली आपका जो है ये एक जब लॉ बड़ा कंपेंसेटरी बनता है तो हर कोई चाहता है, तो ये जो एक इंसेंटिव स्कीम है इट्स वेरी रॉन्ग. बट दीपांजलि जी आपका एक फॉलो अप सवाल था. एक ऑब्जर्वेशन भी है, सवाल भी. तो शुभम जी, मैं साउथ इंडिया से हूँ बेसिकली, तो हम लोग तो जानते हैं जितना ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ है, इतना मतलब हिस्टोरिकली तमिलनाडु की तो बात आप तो जानते ही होंगे, आपने रिसर्च किया होगा, जिस तरह से ब्राह्मणों का मतलब भागना पड़ा उनको वहां से, तो सभी बहुत बहुत बुरा हाल था. डीएम मैंने देखा है कि मैंने फैमिली से बात की है तमिलनाडु की. एक व्यक्ति है जिसके दादा को निकाल के पेरियार वादियों ने निकाल के मारा था क्योंकि उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था. तो इस लेवल का अत्याचार तमिलनाडु में हुआ है. तो मेरा एक्चुअली ऑब्जर्वेशन ये है कि एक तो यूपी में संख्या है 12%, तो एक सिग्निफिकेंट चंक है पॉपुलेशन, फिर भी एकजुट होके वो कर नहीं पाते. आप तो यूपी से आप बेटर जानते होंगे किस तरीके से उनको एकजुट करके कर सकते. जैसे आपने टुवर्ड्स एंड कहा कि आवाज उठाना बहुत जरूरी है. यादव वन ऑब्जर्वेशन, आप बाहर अगर देखें सारे एनआरआईज और इसके मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे सक्सेसफुल जो लोग हैं, जो कंपनीज के हेड्स हैं वगैरह वगैरह, अमेरिका में, ब्रिटेन में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्राह्मण्स ही होते हैं. सो एक बहुत बड़ा एक कोहॉर्ट जो से बोलते हैं ब्राह्मण्स का बाहर है, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है हर एक क्षेत्र में, लेकिन किसी भी प्रकार से वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं है. या तो वो देश से बाहर जाते हैं, फिर वहीं के सिटीजन बन जाते हैं, अमेरिकन बन जाते हैं, फिर उनको कोई चिंता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है. तो कुछ किया जा रहा है किसी भी ग्रुपिंग के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू, कि उनको भी भाई इन्वॉल्व किया जाए कि आपके ही लोगों के साथ ये हो रहा है, ये सब अत्याचार. तो किस तरह से वो भी एक एडवोकेसी कर सकते हैं सरकार के साथ. जस्ट आपके थॉट्स, अगर ये पॉसिबल है, हो सकता है. मैं तो बहुत सारे एनआरआईज के साथ जुड़ा हूँ जो कि जिन्होंने खुद परसिक्यूशन झेला. जैसे मेरे को एक फैमिली मिली थी चितपावन ब्राह्मण, जो 100 साल पहले ही देश छोड़ के हांगकांग में बस गई. उन्होंने भी बताया कि उस टाइम पे जो होता था उस वजह से उनकी फैमिली छोड़ के देश चली गई थी, कि रोज रोज का हो गया था. महाराष्ट्र से थे वो. और यूएस की बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि बाहर बस गए हैं और जो आना नहीं चाहते. उसका एक ही रीजन है, साउथ इंडिया से हैं बहुत सारे. उन एक ही रीजन है कि ना तो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है उनके लिए, ना तो कोई ऐसा मतलब लॉबी ऐसे हैं जो पूरा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ना स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों के लिए. तो कुछ ऐसी चीज नहीं है जो उनको लगे कि वो देश में वापस आए और देश के लिए कुछ काम करें. तो अगर, और आपको पता है कि जितनी भी एंटी हिंदू फोर्सेस हैं वो सब के सब एक तरफ से अटैक करते हैं ब्राह्मणों पे, क्योंकि उनको पता है अगर ये पिलर गिर गया तो पूरे धर्म का हम मतलब आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं, आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं. तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ब्राह्मणों को अटैक करने का, कि क्योंकि ये पूरे धर्म को बोलते हैं, सबको लेके साथ में चलता है. यूपी में ऐसे बोलते हैं कि ब्राह्मण जहाँ वोट करता है तो वो अपने साथ अन्य जातियों का वोट भी अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी बातें समाज सुनते हैं, समाज के लोग उनकी बातें सुनते हैं. तो इस वजह से एक ये वजह भी है कि उन पे अत्याचार बहुत अधिक होते हैं. Now, there's this book I have come across, The Western Foundations of the Caste System. And there are a couple of people, I think there's a Dr. Sufia Pathan, Prakash Jha, and a couple of people who have written it. There's a lot of detail in there about how these classifications were done, at the policy level to governance and all that. A lot of statistics, research, detailed analysis. Have you come across that? That's my first question. And the second is that something that you can use alongside your deep study and research to complement and bolster the case that all these classifications that have been done at a policy level are very fuzzy? They're not very clear. It's just been a big bungle. It's all a mess. I don't know whether that's going to be helpful for you to collaborate with those researchers. So yeah, your thoughts on that, please. Thank देखिए, you. सूफिया पठान का तो मैंने नाम सुना है और Mhm. थोड़ी बहुत उनकी वीडियोस भी यूट्यूब पे देखी हैं, तो उनका काम तो बहुत अच्छा है इस पे. लेकिन बाकियों के जो आपने नाम बताए, उनका मैंने कोई काम ना देखा है ना पढ़ा है, तो उनके बारे में तो नहीं पता. और दूसरा, पॉलिसी लेवल पे मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ काम हुआ है. इवन हमारे पास जो बात हम कर रहे हैं कि एट्रोसिटीज हो रही है ब्राह्मणों के खिलाफ या अपर कास्ट के खिलाफ हो रही है, तो उस पे ना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, ना कोई थिंक टैंक जो इतने सारे हैं वो इंटरेस्टेड है. तो पॉलिसी लेवल पे ना एकेडमिक्स में इतना कोई कुछ काम हुआ है कि उस पर चर्चा शुरू हो सके. मैं क्या, सोशल मीडिया पे डालने पे ही आपको इतना ट्रोल कर दिया जाता है, गिल्ट फैक्टर पे डाल दिया जाता है कि आप दोबारा उसकी बात ही नहीं करेंगे. आपको इतनी गालियां दी जाती हैं, आपको इतना ट्रोल किया जाता है, आपको ऑप्रेसर कहा जाता है. तो मुझे नहीं लगता एक बार कोई बात कर लेता होगा तो वो लॉन्ग टर्म इस पे काम कर पाता होगा. और पॉलिसी तभी बन सकती है
जब आम लोग चर्चा करें, जब सरकार को लगे या जो बाबू जो बैठे हुए हैं सरकार में, उनको लगे कि आम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। अभी क्या धारणा बनी हुई है मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि कोई भी मंत्री हो बनने के बाद या बाबू बनने के बाद मुझे नहीं लगता ग्राउंड पे कोई जाता होगा, वो मेन स्ट्रीम मीडिया उठाता है या न्यूज़पेपर उठाता है, पढ़ता है, वहाँ पढ़ेगा कि दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, दलित को मूंछ नहीं रखने दी गई, या SC/ST एक्ट का कोई भी केस आता है वो बोलेगा कि ऐसा हुआ, अत्याचार हुआ, मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। और जब अगर आप उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो सारे केस फर्जी होते हैं, वो सारे के सारे केस फर्जी होंगे। घोड़ी पे चढ़ने वाला केस भी फर्जी होगा, मूंछ रखने वाला केस भी फर्जी होगा, उसमें किसी में भी ब्राह्मण का कोई योगदान नहीं होगा। तो वो बाबू या कोई बहुत बड़ा जो रिसर्चर है वो उसको रोज पढ़ रहा होगा, तो उसके दिमाग में कभी ऐसा आएगा ही नहीं कि वो इस पे काम कर सके कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे तो वो जाता नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि यूपी में आप चाहे या गवर्नमेंट सर्वे करा लें, पक्का घर और जो कच्चा घर जो होता है, आपको सबसे अधिक ब्राह्मण मिलेंगे जिनके पास पक्का घर नहीं है, और जिनको मना कर दिया जाता है। कई फैमिलीज मेरे को ऐसी मिली जिनको हमने जो सोशल मीडिया के माध्यम से घर दिलवाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो उनको ये बोल के रिजेक्ट किया गया कि आप तो ब्राह्मणों बनवा लोगे। तो ये धारणा जब बाबुओं में है जो बैठे हुए हैं जिनके हाथ में पूरी पॉलिसीज हैं, और जब सरकार ही ऐसे मान के चलती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला हकदार SC/ST है, मतलब घर देने में, पॉलिसी बनाने में, स्कॉलरशिप देने में, सब देने में वो जाति तय कर देती हैं और आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आप ये मत बोलो कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। और शुभम जी, अदिति का एक और उस क्वेश्चन का पार्ट था, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कास्ट पे लिखते हैं, चाहे वो SN बालगंगाधर हो। मैंने पढ़ा था कि उनके साथ कोलैबोरेशन के लिए अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर पाए, कोई उनको भेज पाए, क्योंकि आपके पास डेटा तो बहुत है, मतलब वो उस रूप से भी कह रही पूछ रही थी। वो मेरी 2-3 लोगों से बात चल रही है, अगर वो हो जाती है तो हम करते हैं उनके साथ का। शुभम जी, आपकी हमें टॉक बहुत अच्छी लगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग जब ये बात करते हैं कि यहाँ के ब्राह्मण, वहाँ के ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित, वी हैव टू कम टुगेदर एज हम हिंदू हैं, हम लोग उस पर बात ही नहीं करते। और ब्राह्मणों के लिए हम लोग का खुद का हिंदुओं का भी, और किस हद तक ब्राह्मणों का उसमें योगदान है हम नहीं जानते। अब जैसे हम लोग के धर्मगुरु हैं जिनको सेक्स स्कैंडल में उन्होंने अंदर किया हुआ है, वो लोग तो उनको इसीलिए किया है मिशनरीज ने, क्योंकि जहां जहां पे अब आसाराम जी हैं या नित्यानंद जी हैं और भी देखें, वहां वो लोग उनकी कन्वर्शन में बाधा बन रहे थे, और हम लोग उस बात को देखते ही नहीं है। इवन जो न्यूज आती है सेक्स क्राइम्स की, आप देखें क्या है, पुरोहित नहीं है, पंडित फाउंड डूइंग दिस, और नाम होगा किसी मौलवी का या किसी क्रिश्चियन का, करता कोई और है। तो हम लोग उस बात पे कभी कोई बात ही नहीं उठाते। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मण की जगह हिंदू बनना चाहिए। देखिए, आपकी सरकार जो है, देखो, बनने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अगर हर मौके पर, हर जगह पर ये पिन पॉइंट करके बताया जाएगा, एडमिशन लेने पे, आपको जॉब लेने में, स्कॉलरशिप देने में, अगर बच्चे को बार बार बताया जाएगा कि आप इस समाज से आते हैं इसलिए आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी, तो वो तो अपने आप को आइडेंटिफाई ही करेगा। दूसरा, हिंदू समाज की, मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज ऐसे सरवाइव कर सकता है कि हम सब लोग अपनी अपनी जातियों को भूल जाएं और बोले हम हिंदू समाज से आते हैं। ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं है। ये एक आइडियल वर्ल्ड है जिसकी हम कल्पना करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हिंदू धर्म की सुंदरता ये है कि हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, वो लोग जो है अपने आप में प्राउड फील करें। मैं कह रहा हूँ कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जाति के आधार पे, लेकिन आप ये बोल दें कि आप, क्योंकि देखिए, अभी भी जो भी पूरे धर्म को जो बचाते आए हैं, चाहे वो श्लोक हो, चाहे स्मृतियां हो, चाहे पुराण हो, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है ब्राह्मणों का। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। जो परंपरावादी ब्राह्मण होता है उसके दिल से उसका मंदिर के साथ जुड़ाव होता है। आप जब उसको हटा देंगे, से तमिलनाडु में आप हटा रहे हैं और आप एक प्रोफेशन बना देंगे कि भाई आपको सैलरी मिलेगी, या आप क्रैश कोर्स कर लीजिए गवर्नमेंट का 10 महीने का, और हम आपको पुजारी बना देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप इसको बना देंगे, तो भगवान के प्रति जो भावना होगा, जो होगी भगवान के प्रति भावना, वो उसमें नहीं रहेगी, उस पुजारी में नहीं रहेगी जो कि बचपन से पढ़ता आ रहा है। तो जातियों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
लेकिन ऐसा बोलना कि सब लोग ऐसा बोलते हैं, वैसे बोलते हैं कि हिंदू बनना चाहिए। क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? क्या जो यादव है वो हिंदू नहीं है? क्या कोई और जो गुर्जर समाज का व्यक्ति है वो हिंदू नहीं है? हिंदू देखिए सब है, और 4 जो वर्ण है उसकी सुंदरता को हमें समझना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और उल्टा गवर्नमेंट से बोलना चाहिए कि अगर आप सही में हमको हिंदू बनाना चाहते हैं पूरे तौर पे, तो आपको लॉ हटाने पड़ेंगे, ऐसे आपको जितने भी पॉलिसीज हैं वो हटानी पड़ेगी। मुझे एक क्वेश्चन है कि आपका क्या ख्याल है शुभम जी, जो अभी रिसेंट कास्ट बेस्ड सेंसेक्स होना जो बिहार में या फिर पूरी कंट्री में डिमांड हो रही है, इसको लेकर क्या ये बेनिफिशियल रहेगा कि पिन पॉइंटेड हमें ये डाटा रहेगा कि किस कास्ट या किस क्रीड से कौन बंदा है या कितना मेजॉरिटी है किस कास्ट की, या फिर ये हमारे लिए डिवेस्टेटिंग होगा जैसा कि बिहार में हुआ था कि आप ही का एक अभी मैं वो देख रहा था ट्वीट कि जो दलितों को पिस्टल वगैरह या फिर आर्सेनल्स प्रोवाइड किए गए थे, तो क्या इस तरीके की भी घटनाएं होंगी? तो आप किस तरीके से इसे जज कर रहे हैं कि अगर ये हो जाता है, अगर ये सेंसेक्स होता है, तो फिर किस तरफ मूव करेगा, ये डायरेक्शन इसका क्या? देखिए, जो जाति आधारित आधारित जो जनगणना कराई जा रही है, उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपके डेमोक्रेटिक राइट्स जितने हैं उसको मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, अभी तक एससीज के लिए सीट रिजर्व थी, अब कास्ट सेंसस करेंगे। और देखिए, एससी की कितनी आबादी है सबको पता है। ये जो जाति आधारित जनगणना हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सवर्णों और जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको बताने के लिए कि आपकी कितनी है और आपकी कितनी है। तो देख लियो, फॉर एग्जाम्पल अगर बिहार में सवर्णों की संख्या 15% या 20%, जितनी भी निकले, मैं नहीं बोल रहा कितनी होगी, तो ये डिमांड करेंगे कि पिछड़ों की आबादी और दलितों की आबादी मिलके 80% हो गई है, तो लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें और पंचायत की सीटें रिजर्व कर दी जाएं इतनी 80%। मतलब 10 में से मात्र 2 सीटों पे आपके पास अधिकार रहेगा। सारे जो सामान्य 4-5 जाति आती हैं उनके पास अधिकार रहेगा कि वो इलेक्शन लड़ पाए, बाकी पे उनको कोई राइट ही नहीं रहेगा। तो आपका रिप्रेजेंटेशन जब नहीं होगा इन सब जगहों पे, तो आप मतलब आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को ही कम कर दिया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी एक डेमोक्रेसी में। अभी एमपी में शिवराज जी ने बोला कि हम पंचायत इलेक्शन नहीं कराएंगे, ओबीसी रिजर्वेशन। मैं ओबीसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप डेमोक्रेटिक राइट किसी का नहीं छीन सकते किसी सीट से लड़ने के लिए। आपने डेमोक्रेसी बनाई है कि हर कोई लड़ सकता है, लेकिन आप जाति आधारित ये बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव में 50% सीटों पे अब सवर्ण नहीं लड़ सकता। आप ये मानिए, मेरी सीट, अगर मैं सामान्य वर्ग का हूँ और मेरा मन है पंचायत चुनाव लड़ने का, लेकिन मेरी सीट रिजर्व कैटेगरी में आ गई, मैं वोट तो दे सकता हूँ लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरे में थोप दिया गया है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते यार, आपकी जाति का व्यक्ति नहीं लड़ेगा। और फिर आप बोलेंगे कि आप अपने आप को हिंदू मतलब माने और हिंदू की तरफ प्रोजेक्ट करें। तो जाति आधारित जनगणना कोई रिजर्वेशन के लिए नहीं हो रही है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है, ये जॉब वाला नहीं बोल रहा मैं, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है आपकी सीट को कम, आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को कम करने के लिए, आपके रिप्रेजेंटेशन को और कम करने के लिए कि आप फाइट ही नहीं कर सकते हो। तो उसका सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यही है कि अभी जैसे एमपी में किया गया पंचायत चुनाव में, वैसे ये धीरे धीरे विधानसभा चुनाव में करेंगे, फिर 5-10 साल बाद लोकसभा चुनाव में करेंगे, फिर जो भी पॉलिसीज बनेगी उस पे भी ऐसा करेंगे कि भाई इनकी आबादी की जो नारा लगता है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ठीक है, तो उसको कागज पे उतारने के लिए जाति जनगणना कराई जा रही है नीतीश कुमार जी के द्वारा। और जब इसका रिजल्ट आएगा, 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं नीतीश जी, इसका जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि आपके पास जो है विधानसभा की 80% सीटों पे लड़ने का अधिकार ही नहीं रहेगा। ये जो कन्वर्जन माफिया है, ब्राह्मण्स को ही पहले वो कुचल देना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद तो फिर कन्वर्जन इजी रहेगा। मैं खुद साउथ इंडियन होने के कारण मैं बोल सकती हूँ कि साउथ में हमने पिछले 20 साल से ये देखा है। यू कैन सी इट, 20-25 साल मेरे बचपन से हमने देखा है ये होते हुए। हम कई लोगों को ऐसे जानते हैं जो हिंदू हैं, कभी कभी अपर कास्ट भी हैं एंड वेल ऑफ भी हैं, और खुद उन्होंने कन्वर्ट किया। ये एक बहुत एक डेंजरस एक रैकेट है। वो सोसाइटी में आते आते आपने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का मेंशन किया। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में कई ज्यादा जो होते हैं वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस होते हैं, जो कि लिखा भी गया है उनके बारे में, जो बोलेंगे नहीं सेंसस में कि वो क्रिश्चियन है।
वो कास्ट का नाम लेके हिंदू ही बोलेंगे, वो छुपे हुए होते हैं, पता नहीं होता है, लेकिन है वो क्रिश्चियन। तो हिंदूज की संख्या और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो इस तरह से अगर पूरे देश में हो जाए तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी। और जिस तरह से आपने सही से कहा कि इस तरह से वो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ ही है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ ये सब जो हो रहा है। तो दैट्स मैं जस्ट वही एक ऑब्जर्वेशन। और एक बात बोलना चाहती कि जैसे दूसरे लोग सोचते हैं कि बाहर के देशों में या वेस्टर्न कंट्रीज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, उनमें भी है। लेकिन जैसे अमेरिकन वो जानते हैं उनकी ओरिजिन आयरिश है या स्कॉटिश है, या वो सब जानते हैं, हर चीज को जानते हैं, और हर किसी को उसके बेसिस पे जज भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल क्लासलेस सोसाइटीज, वो नॉनसेंस है एक्चुअली। डिस्क्रिमिनेशन तो हर सोसाइटी में। And discrimination is especially in the West, and it's even more and blatant racism, sexism, everything. But तो शुभम जी, मैं यही आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आपने बहुत सही बोला कि इस तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया है जो अपर कास्ट है, मेजॉरिटी है, कि आपने पॉलिसीज ऐसे बना दी है, आपने ऐसे रवैया बना दिया कि कोई, आई थिंक वो मोटिवेशन ही खत्म हो गया है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का, पैदा करने का, बिकॉज ऑफ दिस एक्सक्लूडिंग काइंड ऑफ थिंग। और इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और आपने तो बताया आप अपने तरफ से कर रहे हैं। हम आम इंसान के तरीके से ब्राह्मणों की किस प्रकार मदद कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, गुरुकुल है जो हम सपोर्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा जोड़ के हम कुछ भी काम अपने तरफ से कुछ सपोर्ट कर सकते हैं? कुछ ऐसी संस्थाएं आप बता सकते हैं? अभी तो कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो ऐसा काम करती हो सिर्फ पुजारियों के लिए, या जो मंदिर में पुजारी हैं, या फिर गरीब ब्राह्मणों के लिए। ऐसा अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। अभी कुछ प्रेशर राजस्थान गवर्नमेंट पे पड़ा था, तो उन्होंने EWS बोर्ड बनाया है जिसमें साफ लिखा है कि जो भी जातियाँ OBC या SC ST वर्ग में नहीं आती, मतलब अपर कास्ट के लिए उन्होंने बनाया, और उसका फंड भी काफ़ी अच्छा रखा है, मतलब 100 करोड़ रुपए का रखा है, जो कि SC ST पिछले बजट में SC ST के लिए जितना फंड था उतना ही रख दिया गया है, 100 करोड़ का। अब ये देखना होगा कि वो सही से कार्य होता है उसका कि नहीं होता। अभी इतना जब ब्राह्मणों और पुजारियों पे हुआ, तो आपने देखा योगी सरकार ने बहुत अच्छा भी कदम लिया कि पुजारियों के लिए अलग से फंड एलोकेट किया गया है, संस्कृत के टीचर्स की भर्तियों के लिए कार्य किया गया है। तो आप, क्योंकि ये तब हुआ ना जब यूपी चुनाव में इतना हाहाकार मचा कि ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, पुजारियों पे अत्याचार हो रहा है। तो आप सबको बोलना सीखना होगा, शर्माना नहीं है, गिल्ट फैक्टर में नहीं आना, ठीक है। और जातियों के लोगों को भी बोलना होगा कि देखिए, जो ब्राह्मण समुदाय है अगर उस पर अत्याचार होता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना। कई बार उनको अंटीना बोल के चिढ़ाते हैं, ठीक है, कि शिखा रख लिया, या शिखा रखता है बच्चा तो उसको स्कूल में ट्रोल करते हैं या कॉलेजेस में ट्रोल करते हैं, जनेऊ पहनने पे कास्टिस्ट समझ लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें खुद से, जो और हिंदू की मतलब हिंदू में और जातियों के लोग हैं, उनको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपको अपने, आप सब बोलते हो कि सब हिंदू हैं, तो आपको फील भी कराना है। आप ये बता दीजिए कि आज की तारीख में कोई भी ब्राह्मण बच्चा शिखा रखने से कतराता है या शर्माता है। क्यों? क्योंकि उसका इंस्टीट्यूशंस में मजाक उड़ता है, उसको स्कूल में मजाक उड़ता है, क्योंकि उनके माता पिताओं ने शिक्षा नहीं दी होती है अपने बच्चों को कि अच्छा कोई शिखा रख रहा है तो ये हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छा है, आपको उसकी शिखा नहीं खींचनी है, ठीक है। तो हमारे अंदर ये आ गया है कि हमें अगर शिखा दिख रही है, जनेऊ दिखना है, तो हमें उसको ट्रोल करना है, या हमें ये समझ लेना है ये कास्टिस्ट है। तो वो हमें ही दूर करनी है, और ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। आप जैसे, हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और खुद ही जो है ऐसे खुद से थिंक टैंक बनाएं जो इस पे बात करें, और क्या ऐसे कोई फंड रेज करने के लिए बनाए, लॉयर्स का ऐसा ग्रुप हो जो अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको प्रो बोनो बेसिस पे उठा सके। तो हमें और आपको ये आगे आके बात करनी होगी, सरकारों पे दबाव बनाना होगा, खुद की लॉबी खुद करनी होगी। तो अभी तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, तो लॉबी करना भी हमारे काम है, ठीक है। बाबुओं से मिलना, जो बाबू बैठे हुए हैं उनसे बोलो कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पत्र लिखें आप उनको। देखिए, जब रेगुलरली आप एक चीज को बोलेंगे तभी सामने वाला उस पर बिलीव करेगा, नहीं तो आप एक बार बोल के छोड़ देंगे तो वो बिलीव नहीं करेगा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कि मुखर होके बोलना बहुत जरूरी है, वोकल होना पड़ेगा, और वोकल हो जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अदिति जी का एक प्रश्न है, अदिति जी। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी कि there are quite a few YouTube channels that see themselves as Hindus, they're fighting for India, they're pro-India. Is there any option that we could join hands with them to get this message across to wider audience, especially because they have large viewership? Is that an option at all? हाँ, ऑप्शन है वो कि
आप ऐसे यूट्यूबर के साथ अलाइन होके उनके साथ बोल सकते हैं कि ऐसे केसेस हो रहे हैं, इस पे बात करिए, टॉक करिए, जैसे संगम टॉक्स ने किया। लेकिन वो डरते हैं कि उनके जो व्यूअर्स हैं वो उनको ट्रोल कर देंगे कमेंट सेक्शन में आके। मैं एक ऐसे ही जर्नलिस्ट को जानता हूँ जिसको एक वीडियो प्राइवेट करनी पड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट को का एक फर्जी केस बस दिखा दिया था और उस विक्टिम से मिलवा दिया था जिसको जेल भेजा गया और उनपे फॉल्स एट्रोसिटी एक्ट लगा। लेकिन उसको इतना ट्रोल कर दिया गया कि उस व्यक्ति को अपनी वीडियो प्राइवेट करनी पड़ गई। तो जो अन्य हिंदू हैं ब्राह्मणों के अलावा, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। सारे हिंदू भाई हैं, और यूट्यूबर्स को भी भरोसा होना चाहिए कि भाई हम ऐसा कुछ टॉक करेंगे, ऐसी कोई बात करेंगे, ऐसा कुछ उठाएंगे तो उनको ट्रोल ना होना पड़े या उनको कोई गाली ना दे, स्पैम ना करें। तो ऐसा भी वो कार्य कर सकते हैं, उनको भी दिखता होगा। अगर आप बोलेंगे तो वो यूट्यूबर खुद से ही, जब उनको दिखेगा बार बार कि इस पे बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो वो खुद से ही इस पे चर्चा करने लग जाएंगे। और हम उनसे बातचीत भी कर सकते हैं और टॉक भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप अपने कॉलेजेस में कराएं, कॉलेजेस में सेमिनार कराएं, वहाँ पर बच्चों को जागरूक करें। मेरा एक ऐसा कॉलेज है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पढ़ा हुआ हूँ, अभी मेरी मास्टर्स खत्म हुई है। मेरा एक ऐसा कॉलेज है जो सही मायने में प्रो ब्राह्मण है, या उसके जितने भी बच्चे हैं या जितने भी बच्चे जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे जूनियर हो गए या मेरे क्लासमेट हैं, उनका माइंडसेट है ऐसा कि हाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में जाएंगे। तो हमारा फोकस था, हमारा फर्स्ट ईयर से ही फोकस था, मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के जर्नलिज्म ज्वाइन की थी, तो मेरा शुरू से ही फोकस था कि मेन स्ट्रीम मीडिया को हमें ऐसा बनाना है जो सत्यता दिखाए, या उसमें जो भी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं अभी वो एक तरफा बात करते हैं तो वो बात ना करें। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि ये लोग जब जाएंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में और ये जब पावर में आएंगे तो कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। तो मैं अपने स्तर से तो काफ़ी काम कर रहा हूँ, तो वो यूट्यूबर्स भी, उनसे भी बात करेंगे। और क्योंकि आप बोलेंगे, आप रोज बोलेंगे, रोज बात करेंगे, तो उन यूट्यूबर्स को भी लगेगा कि हाँ इस पे टॉक करनी चाहिए। आई थिंक अगर सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज एक्ट की जरूरत आज के जमाने में है तो वो ब्राह्मणों को ही है, और उन्हीं को उनके लिए अलग लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि इट्स रियली रियली वेरी बैड सिचुएशन, जैसे आप देख ही सकते हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स दैट अगर आपके बगल में कोई गुरुकुल है या कहीं पे ब्राह्मण किड्स हैं, वेद पढ़ा, उनको वेद पाठ पढ़ा रहे हैं या उनको पुजारी के लिए वो कर रहे हैं, तो just try and support gaushalas. A lot of kathawachaks are there. We can just do some donations here and there so that at least they have a strong union to fight somehow. I think that's what हम कर सकते हैं as common people. और अभी पीछे भी शुभम जी आपने देखा होगा, बागेश्वर धाम के जो कथावाचक थे, जो हेड हैं, उनको ट्रोल वो किया गया था। थोड़ा पीछे, हाँ, और उन्होंने बोला हम अछूत आदमी है, हमें मत छुइए। सन्यासी को आप वैसे भी नहीं छू सकते, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रिवाज होते हैं, तो वो पीछे हट के वो खुद को बोल रहे थे। अब उनके ऊपर तो पिटी कर दो, वो खुद को ही बोल रहे हैं पर उनको जो है उनके ऊपर ये वो चढ़ गए। और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स रखी है पुराने कथाओं के, जहाँ वो खुद बोल रहे हैं हम अछूत हैं, हम अछूत हैं, अपने आप को बोल रहे हैं। हमें तो मत छुओ। हाँ, हमें मत, तो आप सन्यासियों को वैसे भी नहीं छू सकते जब तक वो आपको परमिशन ना दें। तो कुछ होते हैं ना, हर चीज आप सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब आप कथावाचकों पे ही थोपना चाहते हैं, चाहे मौलवी और प्रीस्ट कुछ भी बोल लें। उनको उनको टारगेट इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने उससे 1-2 दिन पहले ये बोला था कि वो अब आदिवासियों के एरिया में जाके कथा करेंगे और कोई दान नहीं लेंगे, कोई दक्षिणा नहीं लेंगे, फ्री में जितने दिन कथा चलेगी उतने दिन भंडारा होगा, सब कुछ होगा। तो उसके बाद जितनी मिशनरीज हैं वो लगे, उन्होंने ये बोला हुआ था कि दलितों और इनका कन्वर्जन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो हम उन्हीं के एरिया में जाके राम का नाम लेंगे और उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो उसके बाद आप देखते हैं कि 2-3 दिन बाद ही उनकी कोई पुरानी वीडियो, वो भी पुरानी वीडियो थी, उसको लेके आए और उसको जो है डाल दिया। और इवन News24 ने ऐसा क्लेम करते हुए ट्वीट कर दिया, उसका कोई मतलब कोई क्रॉस चेक नहीं किया कि ऐसा क्या है, या बात कर लें उनसे कथावाचक जी से, सीधे ऐसी वीडियो डाल दी। उसके बाद आपने देखा जुबैर हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं सब उनके पीछे लग गए। जी, बस शर्मा होना चाहिए, मिश्रा होना चाहिए, ऐसे नाम हाँ, होने चाहिए। शास्त्री थे वो भी हाँ, ब्राह्मणी है, तो उनका नाम लिखा गया था बकायदा। उनका जो हाँ, पूरा नाम है वो पंडित ऐसे करके, बिल्कुल शास्त्री। और फिर हाँ, उनको जो है अम्बेडकराइट्स जितने हैं वो ट्रोल कर रहे थे। जी। और पालघर का तो हमने देखा ही है किस तरह से, मतलब जघन्य तरीके से इन्होंने जो है वो किया है, वो हेट्रेड दिखता है, मिशनरीज किस तरह से डालते हैं अंदर।
तो बूढ़ों को भी नहीं ये बख्शते हैं। तो ये चीज जो है बड़ी दयनीय स्थिति है, बट वी एज पीपल कैन ट्राई टू सपोर्ट सम ऑर्गेनाइजेशंस वी कैन। एंड बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आपके आने के लिए। और आगे जो आप काम कर रहे हैं फलाना ठिकाना और नियो पॉलिटिको, और जो आपकी थीसिस है आगे चल के, अगर आगे चल के इसके बारे में आप और आए बात करें एट्रोसिटीज के बारे में उसके, तो कम से कम संगम टॉक्स पे तो ये बाहर जाना चाहिए। ये एक हमारी तरफ से तो ये भी एक ड्यूटी है हमारी